नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो वीकली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि 19th वीडियो है, इसमें हम लोग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में जितने भी न्यूज़ इवेंट्स हुए हैं उनको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा सारे ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और स्पेशली यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले 18 वीडियोस, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट के लिए दे इन्फ्लेम द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। इन्फ्लेम मतलब सूजन आ जाना। तो हाँ, बिल्कुल ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम कर देते हैं। दे डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट। नहीं, ये ब्लड क्लॉटिंग को इंक्रीज कर देता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत होगा। इट कैन बी ऑफ नेचुरल origin which is produced in the gut of ruminant animals and found in milk and meat। हाँ, नेचुरल origin से भी हो सकता है, जितना भी जो काउ कैटल्स वगैरह है उनसे मिलता है। द ट्रांस फैट इन ह्यूमन डाइट आर नाउ मोस्टली डिराइव फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हाँ, बिल्कुल सही है। जितने भी आज हो रहे हैं ट्रांस फैट, जितने भी आपको पैकेज्ड फूड मिलता है उसमें होता ही होता है। आप बैक साइड में पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं तो 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ट्रांस फैट जो है वो बेसिकली अनहेल्दी फैट होता है। बहुत सारे जो फास्ट फूड्स होते हैं मेनली उसी में होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ट्रांस फैट कैन बी नेचुरल ओरिजिन, जो कि गट जो होता है, एलिमेंट्री कनाल जो होता है रूमिनेंट एनिमल्स के, कैटल्स में, काउस, बफेलोज में, उसमें होता है। द ट्रांस फैट इन ह्यूमन डाइट आर नाउ मोस्टली डिराइव फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, विच पार्शियली हाइड्रोजनेट लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक देम मोर सॉलिड। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल्स जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है, फिर इफेक्ट्स ऑफ ट्रांस फैट क्या क्या होता है? तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल दैट प्रोटेक्ट्स ब्लड वेसल्स, जिसको कहा जाता है एचडीएल। तो एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एचडीएल इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो जो एचडीएल है उसका फ्रैक्शन कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है ट्रांस फैट। ठीक है, तो दे इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू क्लॉट। तो ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड क्लॉट ज्यादा होने के चांसेस हैं थ्रू द एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट सेल्स के हेल्प से। फिर साथ ही साथ में ब्लड क्लॉटिंग होगा तो इन्फ्लेम भी होगा। दे इन्फ्लेम द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन होते हैं जो वो नैरो होने लगते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग के वजह से। फिर enhanced risk of developing टाइप 2 डायबिटीज है, एंड जो डायबिटीज टाइप 2 है वो भी होने का चांसेस है। और साथ ही साथ में ऑब्वियसली ट्रांस फैट से हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं, हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट, ये सब होने के चांसेस हैं। रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस होते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि लगभग 50 लाख lives are lost due to premature death from coronary heart disease which are attributable to consumption of trans fat। तो जितने भी आजकल फास्ट फूड्स मिलते हैं वो इसमें ट्रांस फैट बहुत लेवल ज़्यादा होता है और हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी सी जो है करेक्ट आंसर है पहला क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द L.69 groupings were in the news. It refers to, very important question है, group of developing countries from Africa, Latin America and Caribbean, Asia and the Pacific, small island developing states, eradicating poverty and building capacity to leave no one behind in Africa. We transform the least developing countries' economies and enable them to provide minimum standard of nutrition. And D option है group of countries from Europe providing financial resources for development and capacity building and good governance at all levels in Africa। ठीक है, तो बहुत मिलता जुलता है, तो इसका सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज L69 वो ग्रुप है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका। तो अफ्रीकन कंटिनेंट से, साउथ अमेरिका से, कैरिबियन आइलैंड से,
एशिया से एंड पैसिफिक जो स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, टुवालू, वनाटू, ये सब जो है इन सब को मिलाकर ये ग्रुपिंग बनाया गया है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, ठीक है, डा सिल्वा agreed to continue working towards the reform of United Nations Security Council। तो बहुत सारे जो मेनली ये सब जितने भी कंटिनेंट्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इंडिया और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे मेंबर्स है, ब्राजील, जापान, ये सब चाहते हैं, जर्मनी भी, कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस जो उनके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 5 होते हैं और 10 जो होते हैं टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, तो परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया जाए, उनकी सीट को बढ़ाया जाए और भी लोगों को उसमें और मतलब लोगों को मतलब कंट्रीज को जगह मिले, ठीक है। तो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ G4 एंड L16 एंड ग्रुपिंग्स, तो G4 किसका ग्रुप है, तो मेनली G4 जो है वो जापान का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। G4 जो है जापान, जर्मनी, ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है, ये सारे कंट्रीज G4 में आते हैं। और L69 जो है वो मेनली ग्लोबल साउथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया, कैरेबियन से, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ये सारे हैं, बता दिए हम। ऑल्सो सपोर्ट यूएनएससी रिफॉर्म्स, और इंडिया को सपोर्ट चाहिए ये सारे कंट्रीज है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। और द लीडर्स वेलकम द इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील, और इंडिया और ब्राजील के बीच में बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं इन फील्ड ऑफ रिसर्च, डिफेंस कोऑपरेशंस, ट्रेड ट्रेड एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, फिर इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। दे नोटेड दैट वाइटल रोल ऑफ बायोफ्यूल्स एंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स इन डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और बायोफ्यूल्स में ब्राज़ील जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, वो ग्लोबल लीडर है बायोफ्यूल्स के मामले में, तो इंडिया उसके साथ भी कोलैबोरेट करता है इन टर्म्स ऑफ बायोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तो ये इंडिया अब जो है वो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के साथ साथ अब वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जिसमें बहुत कम बात की जाती है उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इट इज अ स्मॉल विलेज वेयर संगम एरा आर्कियोलॉजिकल साइट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। द फाइंडिंग्स फ्रॉम दीज प्लेस आर डिवाइडेड इनटू 6 ब्लॉक्स बिल्डिंग्स a narrative of Tamil life as it is existed 2500 years ago, including the agrarian systems, pottery, technology, burial methods, and evidence of writing. The archaeological site being referred to, ठीक है, किसके लिए यह है, तो किलाड़ी, हिरे बेनाकल, इडाकल केव्स, सुसुपालगढ़, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये तमिलनाडु में बिलोंग करता है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, संगमेरा से भी रिलेशन है, तो ये जो होगा ये किसके बारे में है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो किलाड़ी, ठीक है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है किलाड़ी जो एग्जीक्यूशन साइट्स में है। तो किलाड़ी इज अ स्मॉल विलेज इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वेयर अ संगमेरा आर्कियोलॉजिकल साइट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। द फाइंडिंग ऑफ किलाड़ी वाज डिवाइडेड अमंग 6 ब्लॉक्स, ठीक है। आप इस फोटो में देख सकते हैं 6 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, बिल्डिंग अ नैरेटिव ऑफ तमिल लाइफ, ठीक है। तो तमिलियन लाइफ मीन्स मतलब इस तरह से ही था पुराने ज़माने में, एज इट एक्सिस्टेड 2500 years ago, including the agrarian system, pottery, technology, burial methods, evidence of writing and so, तो ये सब मिला है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड, तो और साथ ही साथ हिस्ट्री से भी रिलेटेड। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वार्मिंग ऑफ द आर्टिक रीजन, ठीक है। आर्टिक रीजन यानी नॉर्थ पोल की बात की जा रही है। टेम्परेचर्स इन द आर्टिक सर्कल हैव बीन राइजिंग मोर स्लोली देन दोज इन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, नहीं मोर स्लोली नहीं, बहुत रैपिडली टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसीलिए पोलर आइस कैप जो है वो उसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सी लेवल बढ़ते जा रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वार्मिंग एट द टॉप ऑफ द अर्थ रेजेस सी लेवल वर्ल्ड वाइड, हाँ ये तो हो गए, ठीक है। तो करेक्ट चूज करना है, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो आर्टिक जो नॉर्थ पोल है हमारा, और साथ ही साथ में जो साउथ पोल है, इसी पे ही ज़्यादातर जितने भी ग्लेशियर्स हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं, तो ये दोनों ही जगह जो है वो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द जो बाकी के ट्रॉपिकल वाले या सब ट्रॉपिकल रीजन,
ठीक है, यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज हो रहा है लेकिन उतने स्पीड में नहीं हो रहा जितना पोल्स में हो रहा है। ठीक है, तो पोल्स में ऑब्वियसली फ्रेश वाटर सोर्सेस की डिक्रीज होगी, सी वाटर लेवल बढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो एज ह्यूमंस वार्म द प्लैनेट, द once reliably frigid and the frozen Arctic is becoming wetter and stormier. ठीक है, वेटर स्टॉर्मियर हो रहा है विद शिफ्ट द क्लाइमेट सीजन एंड फोर्सिंग लोकल कम्युनिटीज। तो जो लोकल कम्युनिटीज आर्टिक सर्कल के आसपास रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। और उनका एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर के कारण जो आर्टिक सर्कल वाले जो पोल्स वाले रीजन है वहाँ पर ग्रीनरी वेजिटेशंस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो टेम्परेचर्स इन द आर्टिक सर्कल हैव बीन राइजिंग मच मोर देन देयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो ये सब सी आइस, स्नो, परमाफ्रॉस्ट, ये सब धीरे धीरे पानी में पिघल रहे हैं। लैंडस्केप जो है वो और ग्रीन होते जा रहा है। जैसे आइसलैंड की आप अगर फोटो देखेंगे तो वो उसमें बर्फ बहुत ही कम मिलेगा, उसमें ग्रीनरी ज्यादा है। ठीक है, तो वार्मिंग एट द टॉप ऑफ द अर्थ रेजेस सी लेवल वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली क्योंकि ये जितने भी पोलर रीजन्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा आइस फॉर्म है, तो वहां से पिघलेगा तो सी लेवल बाकी बढ़ेगा ही। ठीक है, might influence extreme weather events like heat waves, rainstorm, साइंटिस्ट से। और इसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ ही रहे हैं, आप देख ही सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस। राइजिंग टेम्परेचर्स हैव हेल्प्ड प्लांट, श्रब्स एंड ग्रासेस ग्रो इन पार्ट्स ऑफ द आर्टिक टुंड्रा। ठीक है, तो वेजिटेशन उसमें ज्यादा आर्टिक वाले रीजन्स में अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। विद रेफरेंस टू द लूनर इक्लिप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लूनर इक्लिप्स के बारे में आप सुने होंगे, चंद्र ग्रहण के बारे में, हर साल ही कभी ना कभी होते रहता है। It occurs when the earth is positioned almost exactly between the moon and the sun. ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स में अर्थ जो है वो बीच में आ सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं सन और मून के बीच में आता है एग्जैक्टली ठीक है। ड्यूरिंग पार्शियल इक्लिप्स पार्ट ऑफ द मून टर्न्स रेड कलर। ठीक है, तो ये गलत है, पार्शियल इक्लिप्स के तरह नहीं होगा, कंप्लीट के टाइप पे होगा। इट कॉजेज द शैडो ऑफ अवर सन टू fall on the earth's surface। ठीक है, तो it causes the shadow of our sun to fall on the earth's surface। ये नहीं होगा, शैडो नहीं बने, ये गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली। ये अर्थ का शैडो होगा, सन का शैडो नहीं है, क्योंकि अर्थ बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं लूनर इक्लिप्स कुछ इस तरह से होता है, जब ये सन सन अर्थ जो है ये तीनों ही एक लाइन में आ जाते हैं, मून। ठीक है, ये तीनों ही एक लाइन में आ जाएंगे तब होगा, और अर्थ जो है वो शैडो फॉर्म करेगा सन और मून पे। ठीक है, तो ये होता है लूनर इक्लिप्स में। और सोलर इक्लिप्स जो होता है उसमें क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में मून बीच में आ जाता है। ठीक है, सोलर इक्लिप्स में सन तो रहेगा और बीच में मून आएगा और ये अर्थ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा सोलर इक्लिप्स में, और लूनर इक्लिप्स में कुछ इस तरह से होता है। तो लूनर इक्लिप्स occurs when the earth is positioned almost exactly between the moon and the sun, causing the shadow of our planet। ठीक है, तो अर्थ का ही शैडो बनता है टू फॉल ऑन द मून सरफेस। During partial eclipse, part of the moons appear darkened, while during a total eclipse, the moon sometimes turns a red color। ठीक है, टोटल इक्लिप्स के टाइम पे रेड कलर होता है, और जब पार्शियल होता है तो ऑब्वियसली डार्क ही होगा। द इक्लिप्स विल बी विजिबल इन एनी लोकेशन वेयर द मून इज अबव द हॉराइजन एट द टाइम। ठीक है, तो कहीं भी दिख जाएगा, एशिया, रशिया, अफ्रीका, सब जगह में ये जो 20 अक्टूबर को बीता है, इंडिया में भी कहीं कहीं विजिबल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू इंडिया एंड कतर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कतर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। इंडियाज एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट फ्रॉम कतर वाज अप्रोक्सीमेटली द हाफ ऑफ द टोटल इंपोर्ट फ्रॉम कतर इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्लूड फूड प्रोडक्ट्स। हाँ, एक्सपोर्ट इंडिया जब क्या करता है तो फूड प्रोडक्ट ही करता है। द वैल्यू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स वाज हायर देन द इंपोर्ट्स। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर तो ये गलत है, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं।
ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कतर, कतर का कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कतर का कैपिटल क्या है। अभी 2022 में ही वहाँ पर फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ द ऑफिशियल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स दैट इंडिया टोटल इंपोर्ट फ्रॉम कतर, इंडिया टोटल इंपोर्ट कितना करता है, तो 16.81 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, ऑफ विच एलएनजी इंपोर्ट्स जो है सिर्फ नेचुरल गैस ही हम लोग 8.32 बिलियन ले लेते हैं, मतलब 50% के अप्रोक्स तो हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसमें नेचुरल गैस ही होता है। ठीक है, इंडियाज अदर मेजर इंपोर्ट्स फ्रॉम द कतर आर फॉसिल लिंक्ड कमोडिटीज, और भी बहुत कुछ हम लोग लेते हैं, एलपीजी जैसे गैस है, प्लास्टिक एंड अदर पेट्रोकेमिकल्स मेनली हम लोग कतर से इंपोर्ट करवाते हैं अपने कंट्रीज में। और द इंडिया टोटल इंपोर्ट कितना है, इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट तो जो है इंडिया 16.81 बिलियन डॉलर्स के आसपास करता है, और एक्सपोर्ट जो है इंडिया जस्ट जस्ट 1.97 बिलियन, मतलब 2 बिलियन के आसपास इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये बहुत जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, द मेजर एक्सपोर्ट हम लोग और एक्सपोर्ट करते भी हैं तो क्या मेनली खाने के प्रोडक्ट्स ही होता है, सीरियल, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन, स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, यही मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। और पता ही है रशिया भी एक बहुत बड़ा ये प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, लेकिन यूक्रेन के वॉर के बाद बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रशिया से बहुत लोग मतलब नेचुरल गैस नहीं ले पा रहे हैं जैसे पहले लेते थे, इसीलिए कतर को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्टोन कार्विंग्स carved from soft limestone called Sudarai in local language and available only in this region. ठीक है, the stone is whitish gray in color and unique to this region. Andhra Pradesh has got geographical indication tag for the stone carving. The above statement refers टू किसके लिए है, दुर्गी स्टोन कार्विंग्स, महाबलीपुरम स्टोन कार्विंग्स, अलगड़ा स्टोन कार्विंग्स या कोणार्क स्टोन कार्विंग्स। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो सॉफ्ट लाइमस्टोन है जिसको लोकल भाषा में सुधाराई कहा जाता है, और ये आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये किसके लिए है, तो ये होगा दुर्गी स्टोन कार्विंग्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दुर्गी स्टोन कार्विंग्स स्पेशलाइज्ड स्टोन कार्विंग्स क्राफ्ट फ्रॉम सॉफ्ट लाइमस्टोन, जिसको लोकल भाषा में सुधाराई कहा जाता है, और वहीं पर मेनली अवेलेबल भी है। द स्टोन इज वाइटिश ग्रे, तो फोटो में ही देख सकते हो वाइटिश ग्रे कलर का है, यूनिक इन दिस रीजन। और बहुत सारे अलग अलग स्टोन कार्विंग्स बनते हैं फ्रॉम हाफ फीट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 फीट इन हाइट, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो बहुत ज़्यादा बड़ा कैनवस नहीं बन सकता है। विच आर डन अकॉर्डिंग टू शिल्प शास्त्र। ठीक है, तो जो उनका शिल्प शास्त्र है आंध्रा में उसी में ही होता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को ही जीआई टैग मिला हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। with reference to leptospirosis, consider the following statement। very important question है, it is a pathogenic disease। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पैथोजेनिक नहीं है। The common symptoms include fever, rash, body aches and vomiting। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। It cannot be treated, क्यों नहीं, ये ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली वन जो है स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो लेप्टोस्पिरोसिस मेनली एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि लेप्टोस्पिरिया बैक्टीरिया है उससे कॉज होता है। ठीक है, तो लेप्टोस्पिरोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स एनिमल एंड कैन स्प्रेड टू ह्यूमन बीइंग्स। तो चूहे जो गंदगी जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ पर ये सब में ज़्यादा होता है, तो ये ह्यूमन पे कम्युनिकेट हो सकता है। दैट आर ट्रैवलिंग थ्रू द वाटर लॉक्ड एरियाज। ठीक है, तो जहाँ पर सफाई मेंटेन नहीं होता वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। लेप्टोस्पिरिया इज अ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटा एंड यूरिन ऑफ एनिमल्स कैन इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स। तो ये मेनली बैक्टीरिया जो है ये एनिमल्स के एक्सक्रीटा में प्रेजेंट होते हैं, फीसिस में, एंड इफ दे आर एक्सपोज टू इट, अगर किसी को कोई पर्सन को कट लग गया हो और वो वैसे वाटर लॉग वाले सिचुएशन में
गया हुआ हो बाई चांस, तो वहाँ पर क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट आसानी से बॉडी में एंटर कर जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। साथ ही साथ में अगर कंटामिनेटेड वाटर या कैसे भी आप कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे भी बैक्टीरिया अंदर जा सकता है और इससे बहुत जैसे फीवर, रैशेस, बॉडी एक्स, वोमिटिंग जैसे होते हैं, ऐसे सिम्टम्स आएंगे। इफ लेप्टोस्पिरियोसिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज किडनी डैमेज। ठीक है, तो अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स उस पर डैमेज करेगा और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल हो सकता है एंटीबायोटिक्स के थ्रू में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, सिविक्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। ही गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म अदर सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर, हाँ तो ये मेनली एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। he has the right to an audience only in the Supreme Court of India, only, सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरे इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें ऑडियंस राइट है, राइट टू एन ऑडियंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही मेनली अपॉइंट करते हैं, शैल अपॉइंट द पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल के लिए भी होता है, उनको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल जो स्टेट के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी लीगल मैटर में एडवाइस मतलब दे सकता है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी अटॉर्नी जनरल हैव द राइट टू an ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ही मेनली अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही सारे रेम्यूनरेशंस कितने देने हैं, सैलरी वगैरह यही डिसाइड करता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसके कंट्रोल में, ऑब्वियसली कैबिनेट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उनके कंट्रोल में, तो इनडायरेक्टली तो प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th विद रेफरेंस टू द इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स largest user of groundwater exceeding the use of United States and China combined। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। द मेजॉरिटी ऑफ द वेल्स इन पंजाब आर कंसिडर्ड ओवर एक्सप्लॉइटेड, हाँ सिर्फ पंजाब ही नहीं, जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट्स हैं, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान इसमें कंज्यूम्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इंडिया इज क्लोज टू रीचिंग द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ठीक है, टिपिंग पॉइंट, और जो कि रिपोर्ट पब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया वो भी जानना जरूरी है। और ये रिपोर्ट में कहा जो है वो 6 एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स में मेनली रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, उससे एक्सेलरेटिंग एक्सटिंक्शंस, कौन कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्शंस पे है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे, फिर माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्टिंग्स पे, स्पेस डेब्रिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस डेब्रिस पे भी, आउटर स्पेस में जो डेब्रिस है उस पर भी बात करते हैं, अनबियरेबल हीट एंड अनइंश्योरेबल फ्यूचर। ठीक है, ये सब मेन मेन टॉपिक्स पे ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 78% ऑफ द वेल्स इन पंजाब आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, और जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर भी लेवल बहुत कम है, और 2025 तक बताया जा रहा है कि और भी कम हो जाएगा। ठीक है, मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये तो आप जो भी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको महसूस होता ही होगा, ग्राउंड वाटर से पानी मिलना मुश्किल हो चुका है। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया सर्व्स एज द ब्रेड बास्केट फॉर द नेशन, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ही आता है, तो इसीलिए इसका फूड सिक्योरिटी पे भी, इंडिया के फूड सिक्योरिटी पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जैस और ये मेनली कारण क्या हुआ है, तो बहुत जो जब 1960s में मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो
फूड प्रोडक्शन हम लोग को इतना बढ़ाना था कि हम लोग ने पानी को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, हम लोग ने जुडिशियसली या सस्टेनेबली हम लोग ने मतलब फार्मिंग किया ही नहीं। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादातर हो रहा है। जो सदर्न इंडिया है या ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर अभी भी पानी लगभग थोड़ा बहुत है, वो ग्राउंड वाटर लेवल, लेकिन नॉर्दर्न या वेस्टर्न पार्ट में नहीं है बिल्कुल। इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सीडिंग द यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना कंबाइंड। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और हमें जितना हो सके ग्राउंड वाटर लेवल को बचाना, मतलब उसको रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, कंक्रीटाइजेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो बहुत ज़्यादा कंक्रीटाइजेशन है, शो ऑफ ज़्यादा है उधर में, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विद रेफरेंस टू द साइक्लोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Cyclones are caused by atmospheric disturbances around a low pressure area distinguished by swift and other destructive air circulation। हाँ बिल्कुल सही है कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होता है स्पाइरली, और जो सेंट्रल जो आई होता है, इसको आई कहा जाता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है आई ऑफ द साइक्लोन, वहां पर मेनली लो प्रेशर होता है। ठीक है, और जो बाहर वाला रीजन है वहां पर हाई प्रेशर होता है। तो अंदर में जो लो प्रेशर है वहां पर क्या है, टेम्परेचर जो है हाई है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और बाहर में क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ये होता है साइक्लोन में, और इसके जस्ट ऑपोजिट होता है एंटी साइक्लोन में। ठीक है, स्पाइरल उसका भी होगा, लेकिन जो आई होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, लेकिन जो बाहर वाला रीजन है वहां पर लो प्रेशर होता है। और तो इसमें क्या होगा, एंटी साइक्लोन में हवा जो है वो बाहर की तरफ भागेगा। ठीक है, और साइक्लोन में सब इनवर्ड आएगा, तो साइक्लोन जो है ज्यादा तबाही मचाता है और एंटी साइक्लोन ज्यादा तबाही नहीं करता, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस है मेनली। द एयर सर्कुलेट्स इनवर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, कॉरियोलिस फोर्स पता ही होगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑकर इन द रीजन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये गलत है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल नहीं, जस्ट ट्रॉपिकल जो होगा वो ट्रॉपिक्स के, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में होता है, उसके बाहर वाला जो टेम्परेट जो होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहते हैं। फिर साइक्लोन तेज एंड हमू आर रिगार्डेड एज ट्विन साइक्लोन्स डेवलप्ड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन। मेनली ये अरेबियन सी में है, और ये ओमान, जो ओमान है, यमन है, उसको हिट मेनली उस वाले रीजन को इफेक्ट किया है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, तो ओनली 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो साइक्लोन एंटी साइक्लोन्स के बारे में बता दिया, और जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो उसको टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसके बाहर वाला जो रीजन है, टेम्परेट रीजन है, उसमें मेनली होता है, हाई लैटिट्यूडनल रीजन्स में मेनली होता है। साइक्लोन्स दैट डेवलप इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, अब साइक्लोन्स अलग अलग नाम से, जैसे टाइफून कहा जाता है चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन में, हरिकेन्स वेस्ट इंडियन, जो वेस्ट इंडीज आइलैंड है कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन में, टोर्नाडोज जो है गिनी लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए में कहा जाता है, विली विली जो है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंडियन ओशन वाले रीजन में कहा जाता है। और साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है मैक्सिमम जो होता है उसका विंड स्पीड कितना होता है, तो 62 से 88 किलोमीटर पर आवर। और जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं उसके स्पीड 89 से 117 किलोमीटर पर आवर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ऑब्वियसली। साइक्लोन तेज एंड हमूम आर रिगार्डेड एज ट्विन साइक्लोन्स। ठीक है, जो कि मेनली ओमान और यमन वाले रीजन के आसपास में डेवलप हो रहे हैं। द लास्ट सच ट्विन साइक्लोन जो है लुबान और तितली were recorded in 2018। ठीक है, तो ये आईएमडी का रिपोर्ट से पाया गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विद रेफरेंस टू द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको अपार कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एनविशन्ड एज अ स्पेशल आईडी सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट वुड ऑल्सो सर्व एज अ गेटवे टू डिजी लॉकर। स्टेटमेंट सही है।
The goal behind introducing APAR is to make education hassle-free and reduce the need for students to carry physical documents. ये भी statement सही है. It was launched as a part of the National Education Policy 2020 by एजुकेशन मिनिस्ट्री. हाँ, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है. चारों स्टेटमेंट ही सही है. ऑप्शन नंबर डी इसका द करेक्ट आंसर. तो कुछ इस तरह से एक कार्ड बनेगा जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होगा, क्यूआर कोड होंगे. इसमें क्या होगा, सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स आपके प्राइमरी से लेकर कॉलेज, मास्टर्स, पीएचडी तक सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें सेव कर सकते हो, मार्कशीट वगैरह और भी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है. तो ये हर स्टूडेंट के लिए, हर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, जिस तरह से आधार कार्ड होता है जिसमें हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये भी है स्टूडेंट्स के लिए. और मेनली स्टूडेंट्स को जो फिजिकल डॉक्यूमेंट, जो हार्ड कॉपी है, वो हर जगह कॉपी लेकर नहीं जाना पड़ेगा, आप इसी से हो सकता है यूज. ठीक है, तो अपार विच स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इज envisioned as a special ID system for all student in India starting from childhood. ठीक है, तो नर्सरी लेवल से ही ये पीएचडी लेवल्स तक जितना आप पढ़ेंगे उतना आप यूज कर सकते हैं. अंडर द इनिशिएटिव ईच स्टूडेंट वुड बी लाइफ लॉन्ग अपार आईडी मिलेगा, मेकिंग इट इजी फॉर लर्नर्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन. तो गवर्नमेंट को भी आसानी हो जाएगी ट्रैक करने के लिए, एकेडमिक रिपोर्ट्स बनाने के लिए, आउटकम्स क्या हो रहे हैं, कौन कितना पढ़ रहा है, क्या फ्यूचर में हो रहा है, वो सब कुछ इसमें पता चल जाएगा. अपार वुड एक्ट एज अ पोर्टल टू डिजी लॉकर. ठीक है, तो डिजी लॉकर उम्मीद है आप लोग, कुछ लोग तो यूज करते ही होंगे. अ डिजिटल सिस्टम दैट अलाउज स्टूडेंट टू कीप देयर अकम्पलिशमेंट. ठीक है, कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स हो गए या डिग्रीज हो गए, एंड की पेपर्स ऑनलाइन. ठीक है, आप रिसर्च पेपर्स भी इसमें अपने सेव कर सकते हैं जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं मेनली, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स कार्ड्स, एग्जाम रिजल्ट्स, ये सारे मटेरियल. द गोल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग अपार इज टू मेक एजुकेशन हैसल फ्री एंड रिड्यूस द नीड फॉर स्टूडेंट टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स. और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था उसके तहत हो रहा है. अपार ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस फ्रॉड एंड डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स. है ना, बहुत सारे डुप्लीकेट मतलब फर्जी स्कूल्स, कॉलेजेस भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारे फर्जी है. तो वो सब क्या करते हैं, मेनली डुप्लीकेट डिग्रीज वगैरह दे देते हैं. ठीक है, तो वो सब भी अपार जो है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ईवी मेकर्स आर मैंडेटेड टू अलाउ टू फॉलो अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर चार्जिंग कनेक्टर्स इन इंडिया. ठीक है, तो मैंडेटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में, अभी तक तो नहीं है. ठीक है, तो ये गलत है. कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम स्टैंडर्ड दैट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया. तो वाइडली यूज्ड इंडिया में अभी तक तो नहीं हो रहा है. ठीक है, ये यूरोप में ज्यादातर होता है. फ्रांस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मार्केट इन टर्म्स ऑफ बोथ सेल्स एंड व्हीकल्स एंड रोड. तो फ्रांस जो है वो गलत है, फ्रांस नहीं होगा, चाइना होगा. ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स has approved indigenously developed AC and DC combined charging connector standard for light electric vehicles. ठीक है, तो ये लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्कूटर्स होते हैं, मेनली ओला के स्कूटर्स या एथर के, उन सब स्कूटर्स, बाइक्स, रिक्शा के लिए ये एसी और डीसी इस टाइप के कंबाइंड चार्जर्स बनाना जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो अप्रूव कर चुका है. ठीक है, द न्यू स्टैंडर्ड ISI 7017 पार्ट 2 सेक्शन 7 जो है हैज बीन डेवलप्ड विद कोलैबोरेशन. कौन कौन है, नीति आयोग ऑब्वियसली होगा ही, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स मेकर्स, बहुत सारे जो कंपनीज है, एथर एनर्जी एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स. ठीक है, तो इन द इंडिजिनसली डेवलप्ड चार्जिंग स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड. ठीक है, तो ये लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया जो होगा सबसे पहला कंट्री बनेगा. ठीक है, लेकिन हेवी व्हीकल्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए ऑलरेडी यूरोप में ये सब हो चुका है, कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम हो चुका है. लेकिन लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ऐसा कंबाइंड अभी तक बना नहीं था ACDC वाला, तो वो इंडिया सबसे पहला बनाएगा वर्ल्ड का. ठीक है, तो इन इंडिया ईवी मेकर्स आर नॉट मैंडेटेड टू फॉलो एनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर चार्जिंग कनेक्टर्स. ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब अब सब जितने भी अलग अलग कंपनीज है, ओला, एथर, ये सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं. जैसे एंड्रॉयड के जो चार्जर्स होते हैं एंड्रॉयड फोन के, उसके अलग होते हैं, आईफोन के अलग होते हैं. ठीक है, तो इस पे भी बात चल रही है कि
जितने भी मोबाइल फोन से बहुत सारे क्या हम लोग वायर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना वायर। तो जितना भी अब मोबाइल फ़ोन होगा, चाहे आप एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल का हो, अब सबके लिए चार्जिंग जो होगा वो एक ही टाइप का बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी बात चल रही है। और बाय द वे चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और यूज़ भी सबसे ज़्यादा वही करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। With reference to the preventive detention, consider the following statement. तो ये civics का ही है। It's mean it means detention of a person by the state without trial and conviction by the court merely on suspicion। हाँ, तो इसी को preventive detention कहते हैं। Article 22 prescribes protection against arrest and detention but has a major exception। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डिटेंशन पीरियड अप टू द पीरियड ऑफ 1 year डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस डिटेंशन ऑफ अ पर्सन बाय द स्टेट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। ठीक है, ना ट्रायल होता है ना कन्विक्शन होता है। कोर्ट जो मतलब पुलिस जो है वो मेयर सस्पिशन पे ही वो गिरफ्तार कर लेता है। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को या बहुत सारे अलग अलग नेताओं को कभी ना कभी आपने सुना होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। द डिटेंशन कुड बी अप टू अ ईयर अनलेस एक्सटेंडेड। जब आर्टिकल 370 लागू हो रहा था तो बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा गया था, हाउस अरेस्ट में रखा गया था। तो अ प्री ट्रायल डिटेंशन इज नॉट द सेम एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्री ट्रायल में क्या होता है, इज अंडर ट्रायल एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। ठीक है, तो वो एक्यूज्ड है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, जस्ट उस पर सस्पिशन है, अभी तक क्राइम हुआ नहीं है, उस पर सस्पिशन है कि हाँ ये क्राइम कर सकता है, उसी को ही गिरफ्तार करके पहले की, ताकि क्राइम हो ही ना। ठीक है, a detainee can be taken into custody just as a preventive measure even if it has not committed a crime। तो ये डिफरेंस है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही मेनली किया जाता है ये सब ज्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन। The Conservation of Foreign Exchange and Preventive Smuggling Activities Act 1974 are example of law under which preventive detentions are ordered। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 प्रेस्क्राइब करता है डिटेंशन। इफ द डिटेंशन ऑर्डर इज मोर देन 3 months, डिटेंशन ऑर्डर अगर 3 महीना से ज्यादा है, अंडर आर्टिकल 22 4 सच डिटेंशन रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द एडवाइजरी बॉडी। अगर 3 महीने से ज्यादा आप डिटेन करना चाहते हैं तो एडवाइजरी बॉडी का अप्रूवल चाहिए। एंड डिटेनी इज जनरली नॉट अलाउड लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द बोर्ड। ठीक है, उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। इफ द बोर्ड कंफर्म्स द डिटेंशन, और अगर बोर्ड डिटेंशन कंफर्म कर देता है तो ऑब्वियसली 1 साल तक तो रह ही सकते हैं। द डिटेनी कैन मूव टू द कोर्ट चैलेंजिंग द डिटेंशन ऑर्डर, फिर वो कोर्ट में जा सकता है, चैलेंज कर किया जा सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगता बहुत इजी है लेकिन बहुत ट्रिकी हो जाता है एग्जाम के समय में। ठीक है, फिर क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, मैच करेक्टली पेयर्ड बताना है हमें। सियोनग्नाम क्या वो नॉर्थ कोरिया में है? तो नहीं, ये साउथ कोरिया में है। एकापुल्को क्या यूनाइटेड स्टेट में है? नहीं, ये मेक्सिको में है। भैरव क्या ये नेपाल में है? नहीं, ये बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये तीनों ही नन ऑफ द अबव जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सियोंगनाम जो है वो मेनली साउथ कोरिया में, और ये जो है फोटो उसी की फोटो है कि साउथ कोरिया में सबसे पहला सबसे लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो जो है वो इसी शहर में मेनली लगाया गया है, और वो जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। फिर एक्वापुल को मैं थोड़ी देर में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें कहा हरिकेन आया था मेनली मेक्सिको वाले रीजन में। और भैरव जो है वो नेपाल नहीं बांग्लादेश में, और ये न्यूज़ में इसीलिए था कि वहाँ पर दो ट्रेनों के बीच में टक्कर हुई थी, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, इंजर्ड बहुत सारे हुए थे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़ यूपीएससी के सबसे फेवरेट होते हैं ऐसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो हरिकेन ऑटिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स टू हिट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड हरिकेन ऑटिस स्ट्राइक? अर्जेंटीना, पेरू, कनाडा एंड मेक्सिको। तो ऑब्वियसली पता चल गया होगा, ऑप्शन डी जो है मेक्सिको में हिट किया था। ठीक है, तो मेक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और इसका कैपिटल क्या है? तो मेक्सिको सिटी
इसी का कैपिटल है, जिसमें कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 27 लोग जो मरे हैं हरिकेन ऑटिस के कारण। और मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म्स टू हिट द कंट्री, पैसिफिक बीच रिजॉर्ट ऑफ एक्वापुल्को, ठीक है। और प्रेसिडेंट आंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है, उन्होंने रीएस्टैब्लिश पावर क्लीन अप ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय कैटेगरी 5 हरिकेन इसको कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो सदर्न स्टेट ऑफ गुएरेरो, ठीक है, नियरली 8,000 से भी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं मेक्सिकन आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, नेशनल गार्ड्स के, वो सब इसमें इसको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, इवैक्यूएशन में, रिहैबिलिटेशन में, ये सब लगे। ऑटिस फ्लडेड स्ट्रीट्स, रिप्ड रूफटॉप्स, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और ये मेक्सिको के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा तबाही मचा है। और ये सब क्या संकेत देता है, मेनली क्लाइमेट चेंज का, कि बहुत सारे आपने सुना देखा होगा वीडियोस की न्यूयॉर्क जो है उस पर बहुत तेज फ्लड आया था। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड। और ये फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा होगा अगर हम लोग कंट्रोल ना करें तो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। India has set itself an ambitious target to increase the share of natural gas in the primary energy mix to 40% by 2025। तो 40% तो है ही, हो ही नहीं पा सकता 2025 तक, एक या 2 साल ही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स डिपेंड ऑन सऊदी अरेबिया। तो पहला को इसी टाइप का हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, जिसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सऊदी अरेबिया नहीं है, वो है कतर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन होंगे, तो नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए सेम क्वेश्चन ही था लगभग, लेकिन इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है। तो एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। द बैलेंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कतर इज टिल्टेड हेवीली इन द फेवर ऑफ कतर। मैंने बताया लगभग 17 बिलियन के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं और जस्ट 2 बिलियन के आसपास हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और उसमें से भी 17 बिलियन में 50% जो है, लगभग 8 से 9 बिलियन जो है, हम लोग मेनली लिक्विफाइड नेचुरल गैस और उस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट ही खरीदते हैं कतर से। और कतर को तो फायदा ही है रशिया यूक्रेन वॉर से, ठीक है, तो वो सुपर कूल लिक्विड होता है, ठीक है, मेनली लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाता है। गवर्नमेंट ओन पेट्रोनॉट एलएनजी, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है, पेट्रोनॉट एलएनजी हैज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद कतर फॉर द इंपोर्ट ऑफ 8.5 मिलियन टन्स पर एनुअल एलएनजी, ठीक है। इंडिया हैज सेट इटसेल्फ एन एम्बिशियस टारगेट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द प्राइमरी एनर्जी मिक्स अप टू 15% बाई 2030, ठीक है। तो 15% बाई 2030। अब एट प्रेजेंट कितना है, तो हम लोग जस्ट 6% ही यूज मतलब मिक्स करते हैं, लेकिन 15% तक 2030 तक ये अचीव करना है हम लोगों को। तो 40% जो था वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग 17th क्वेश्चन से तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले संडे को। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो है आपको टाइमली मिलता रहे। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।